गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी पेपर सेकंड की क्लास है। बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड की क्लास एनिमल फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। हमने कल तक पढ़ा था सिंपल प्रोटीन्स के बारे में, है ना, कि सिंपल प्रोटीन्स क्या होते हैं, उनके अंदर कितने वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, उन वैराइटीज़ ऑफ प्रोटीन्स के एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, उनके बारे में हमने ब्रीफली डिस्कस करा था। या हम कह सकते हैं हमने बहुत इन शॉर्ट में हमने बहुत सारा पूरा टॉपिक कवर अप करा था। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। अब जैसे कि हमने सिंपल प्रोटीन्स की बात करी थी, वैसे ही कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स क्या होते हैं? ये थोड़े से कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स डिफर फ्रॉम सिंपल प्रोटीन इन दैट दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन कंबाइंड विथ सम नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस द प्रोस्थेटिक ग्रुप फॉर्म्ड, है ना। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स वो होते हैं जो कि सिंपल प्रोटीन से क्या होते हैं, डिफ़र होते हैं, यानी अलग होते हैं। और साथ ही साथ क्या होते हैं, वो कंसिस्ट करते हैं ऐसे प्रोटीन्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कि प्रोटीन के साथ साथ में कोई नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस जो होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। जैसे कि हमने प्रोटीन की डेफिनेशन के टाइम समझा था कि प्रोटीन क्या होते हैं, कि प्रोटीन किन किन कंपोनेंट से मिलकर के बने हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। लेकिन कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जिनके अंदर फॉस्फोरस और मैग्नीशियम, सल्फ़र, कुछ अदर टाइप के भी आपको क्या देखने को मिलते हैं, एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो वो एलिमेंट्स, वो कंपोनेंट्स क्या करते हैं, उनको थोड़ा सा डिफ़र बनाते हैं, यानी डिफरेंट बना देते हैं। तो ऐसे प्रोटीन जिनके अंदर कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप आकर के जुड़ जाए, कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप आकर के जुड़ जाता है, जब कह लो सिंपल प्रोटीन किसी भी एमिनो एसिड्स के साथ में, ऐसा समझो किसी भी एमिनो एसिड्स के साथ में कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप आकर के अटैच्ड हो रहा है, तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएंगे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स बनाएगा। ठीक है। अब कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में के इनको कैसे, दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब इनको किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, इनको अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। व्हाट नेचर? द प्रोस्थेटिक ग्रुप्स नेचर। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप का नेचर है उसके हिसाब से इनको कुछ क्लासिफाइड किया गया है, कि 6 भागों में इनको क्लासिफाइड किया गया है। न्यूक्लियोप्रोटीन्स, म्यूकोप्रोटीन्स या हम इनको ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलते हैं, फॉस्फोप्रोटीन्स, क्रोमोप्रोटीन्स, मेटलोप्रोटीन्स और लाइपोप्रोटीन्स। ये 6 तरह के प्रोटीन्स होते हैं। किसमें? कॉन्जुगेटेड में। ये 6 तरह के प्रोटीन्स होते हैं जिसके साथ में, जिसमें एमिनो एसिड्स के साथ में कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप आकर के जुड़ जाता है, और ये 6 डिफरेंट काइंड ऑफ क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। हम एक एक करके इन प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ये किस टाइप के प्रोटीन्स है ना। ये कैसे क्या हमें, ये इनके अंदर कौन से एग्जाम्पल आते हैं, इनकी थोड़ी बहुत डेफिनेशंस। तो हम सबसे पहले देखेंगे न्यूक्लियोप्रोटीन्स के बारे में। पहला हमारा हो जाता है न्यूक्लियोप्रोटीन्स। न्यूक्लियोप्रोटीन्स क्या करते हैं? इट कंटेन न्यूक्लिक एसिड, नाइट्रोजन एंड phosphorus। It is present in
chromosomes in all living forms as a combination of protein with either DNA और RNA। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स, तो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इसमें क्या होगा, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, दूसरा आपका न्यूक्लियस of chromosome and ribosomes। इनका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका डायऑक्सी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, और लास्ट आपका वायरसेस एंड बैक्टीरियोफाज। देखो न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो होते हैं, है ना, आपके कॉन्जुगेटेड में जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस भी होगा, है ना, क्योंकि कॉन्जुगेटेड की बात है तो उसके अंदर हमने जैसे बोला कि कोई प्रोथेस्टिक ग्रुप होना, तो फॉस्फोरस इसमें क्या है, एक तरह से प्रोथेस्टिक ग्रुप हो रहा है, तो इस वजह से ये क्या हो गए, न्यूक्लियोप्रोटीन्स हो रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड्स भी इसमें क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड मान लो इसमें अमीनो अम्ल हो गया, तो इसके साथ में कोई प्रोथेस्टिक ग्रुप जुड़ रहा है, यानी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जुड़ रहा है, तो ये किस क्या बना रहे हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स बना रहे, करेक्ट। दिस इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम एंड इन ऑल लिविंग फॉर्म्स एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन विथ आइदर DNA और RNA। तो ये कहाँ होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोप्रोटीन से यानी कि न्यूक्लियस से इसका सीधा सीधा कनेक्शन है, तो ये हमारे कहाँ होंगे, जहाँ हमारे जेनेटिक मटेरियल होता है वहीं पर ये हमें देखने को मिलेंगे। तो हमारे जेनेटिक मटेरियल में हमको देखने को मिलते हैं, तो फॉर्म एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्रोटीन, तो ये क्या होता है, सभी ऑल लिविंग्स में ये होते हैं, इनका कॉम्बिनेशंस होते हैं, और ये क्या होते हैं, आइदर DNA भी हो सकता है और RNA भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, सेल के साइटोप्लाज्म में हमारा राइबोन्यूक्लियस प्रोटीन होते हैं जो कि RNA सिंथेसिस में मदद करते हैं। न्यूक्लियस ऑफ क्रोमोसोम्स एंड राइबोसोम्स, है ना, जब क्रोमोसोम्स और राइबोसोम्स में की बात होती है तो उसमें हमारा डायऑक्सी राइबोन्यूक्लियस प्रोटीन आ जाता है जो कि हमारे DNA में मदद करता है ना। और वायरसेस और बैक्टीरियोफाज, तो वायरसेस और बैक्टीरियोफाज में भी कुछ काइंड ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं जो कि उनके जेनेटिक मटेरियल को बनाने में हेल्प करते हैं। तो कॉन्जुगेटेड में न्यूक्लियो प्रोटीन्स के बाद में हमारा आ जाता है
हमारा सेकंड क्या था? म्यूकोप्रोटीन्स। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा म्यूकोप्रोटीन्स के बारे में। म्यूकोप्रोटीन्स क्या होते हैं? ये होते हैं सलाइवा, ये होते हैं सलाइवा, म्यूसिन एंड एग वाइट। जिसको बोलते हैं ओवोम्यूकिनम या ओवोम्यूकोइड। सेकेंड आपका हो जाएगा प्रोटीन, कंबाइंड विद एमिनो शुगर एंड शुगर acids and sulfur acids, है ना। आपका जो म्यूकोप्रोटीन्स होते हैं वो कहाँ आपको मिलेंगे? सलाइवा में और एग वाइट के अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ में ये प्रोटीन किसके कॉम्बिनेशन से मिलकर बनते हैं? एमिनो शुगर से, शुगर एसिड्स और सल्फेट से मिलकर के ये बनते हैं। म्यूकोप्रोटीन्स भी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से एक पार्ट है ना। तो म्यूकोप्रोटीन कहाँ मिल रहे हैं आपको? सलाइवा में, जहाँ पर भी जो आपका सलाइवा होता है उसके अंदर ये प्रोटीन्स मिलते हैं और ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं चीज़ों को ब्रेक डाउन करवाने में, है ना। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स जब सरल को उसमें आते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें डिफरेंट काइंड ऑफ एमिनो एसिड्स मिलते हैं। इसके बाद में आपके कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में आ जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं बोन्स में, टेंडन्स में एंड कार्टिलेज में। ये कंटेनिंग more than 4% hexamine म्यूकोप्रोटीन if less than 4% is called देखो कि अगर इसमें मोर देन 4% हेक्सोमाइन हुआ
देखो ये कहाँ मिल रहे हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स आपको मिल रहे हैं बोन्स में, टेंडन्स में और कार्टिलेज में, है ना। और इनके अंदर अगर 4% से ज़्यादा हेक्सोमाइन हुए तो हेक्सोमाइंस होंगे तो क्या होगा, म्यूकोप्रोटीन कहलाएंगे ये। अगर 4% से 4% से लेस होते हैं, कम होते हैं, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स कहलाते हैं ना। हम म्यूकोप्रोटीन्स को ग्लाइकोप्रोटीन्स भी तो बोल सकते हैं। तो इसीलिए ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोप्रोटीन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि अगर हेक्सोमाइन का इसमें रोल इम्पॉर्टेंट है। अगर हेक्सोमाइन आ जाता है और हेक्सोमाइन 4% से ज़्यादा हो तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएंगे म्यूकोप्रोटीन्स। और अगर आपका ग्लाइकोप्रोटीन हुआ तो क्या कहलाएगा, वो आपके ग्लाइकोप्रोटीन किससे कहलाएगा, आपके 4% से ज़्यादा होगा तो ये सीधा सीधा आपका ग्लाइकोप्रोटीन, लेस होगा तो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएगा। अब ग्लाइकोप्रोटीन्स के बाद में हम फॉस्फोप्रोटीन्स की बात कर लेते हैं। देखो फॉस्फोप्रोटीन कहाँ मिलेंगे आपको, मिल्क में और एग योक में। फॉस्फोरिक एसिड joined in ester linkage to प्रोटीन्स। जो आपका फॉस्फोप्रोटीन्स हो रहे हैं वो क्या कहाँ मिलते हैं आपको, मिल्क में मिल जाएंगे, एग योक में मिल जाएंगे। इसके अंदर क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड जो है वो क्या करेगा, ईस्टर के साथ में लिंक कर जाएगा। और ईस्टर के साथ में लिंक होने की वजह से ये जो फॉस्फोरिक एसिड जॉइंट इन ईस्टर लिंकेज है ना, ईस्टर लिंकेज लिंकेज हो जाएंगे टू प्रोटीन, ठीक है। जो इनका बॉन्ड होगा वो ईस्टर बॉन्ड से, पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं ना, वैसे इनके साथ में लिंक करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये प्रोटीन एक तरीके से फॉस्फोप्रोटीन्स हो जाते हैं। जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस करा है तो उसमें हमने ये बात बोली थी कि किसी भी तरह का प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर जुड़ जाता है प्रोटीन्स के साथ में तो उनके जो कॉम्बिनेशन से बनता है वो पूरा क्या होता है, पूरे डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स का पूरा लुक चेंज हो जाता है, उसके बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में आपका फॉस्फोप्रोटीन्स भी हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिराइव्ड प्रोटीन।